It's crashing! Sell everything! The big cat held us down. Look at the small cat. मैं डीके सिन्हा। आज इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी शार्प करेक्शन देखने को मिला। निफ्टी 50 लगभग 1.83% गिर गया, निफ्टी मिड कैप 50 2.43% गिरा और निफ्टी स्मॉल कैप 3% का प्रेशर उसमें देखने को मिला। अब सवाल ये उठता है, क्या ये करेक्शन अचानक था या चार्ट्स पर पहले से वार्निंग साइन विजिबल थे? आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डीपली समझेंगे और इसे एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम प्रैक्टिकल चार्ट्स की मदद से समझेंगे कि ईटीएफ इन्वेस्टिंग के लिए वैल्यू जोन्स कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। याद रखिए, मार्केट के रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने 10th में 2026 के लाइव सेशन में एक इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन के बारे में चर्चा की थी निफ्टी 50 के चार्ट पर, जो रफली 24,426 से 24,660 का जोन था। अगर आपको याद है तो कमेंट करके यस करके जरूर टाइप कीजिए। और मार्केट एग्जैक्टली उसी जोन के आसपास स्ट्रगल करता दिखाई दिया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, टेक्निकल एनालिसिस फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करता, लेकिन पॉसिबल रिस्क जोन और प्रोबेबिलिटी एरियाज आइडेंटिफाई करने में हमें मदद जरूर करता है। अगर आपने वो लाइव सेशन मिस कर दिया है तो उसका रिप्ले जरूर देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका डाल दूंगा। आपको समझ में आएगा कि प्राइस एक्शन और कॉन्फ्लुएंस स्टडीज का प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है। और आज का करेक्शन एक बार फिर रिमाइंड करता है कि मार्केट में सिर्फ ऑप्टिमिज्म काफी नहीं होता, स्ट्रक्चर और रिस्क को भी समझना जरूरी है। एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखिए, निफ्टी 50 गिरा 1.83%, लेकिन मिड कैप्स और स्पेशली स्मॉल कैप्स में बहुत ज्यादा प्रेशर था, गिरावट काफी बड़ी थी। और जनरली ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब मार्केट सेंटिमेंट वीक होता है तो हाई बीटा सेगमेंट पहले रिएक्ट करते हैं। स्मॉल कैप्स में वोलेटिलिटी नेचुरली ज्यादा होती है, लिक्विडिटी कंपैरेटिवली थिनर होती है और रिटेल पार्टिसिपेशन भी काफी ज्यादा होता है। और जब क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ता है, और इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ता है तो डर लगता है कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ा ना दे। ऐसे में स्मॉल कैप सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं, खास करके जिनका डेट इक्विटी रेशियो काफी हाई होता है। और इसीलिए बुल फेजेस में स्मॉल कैप फास्ट अपसाइड भी दिखाते हैं और शार्प डाउनसाइड भी दिखाते हैं। जब भी मार्केट में करेक्शन होता है, बुल मार्केट के स्ट्रॉन्ग फेजेस में लोग रिस्क को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन जब करेक्शन आता है तभी पता चलता है कि प्रॉपर पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। और बुल मार्केट में सबको लगता है कि उन्होंने मार्केट को डिकोड कर लिया है, करेक्शन आते ही यूट्यूब में सर्च होने लगता है, शुड आई पैनिक नाउ? अब थ्योरी को प्रैक्टिकल चार्ट्स के साथ में कनेक्ट करते हैं। चलिए डायरेक्टली मूव करते हैं चार्ट्स पर और देखते हैं निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स का मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस, और उस जोन को समझते हैं जहां पे एक इन्वेस्टिंग का वैल्यू जोन हम बोल सकते हैं हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन के आधार पर। ये निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स का मंथली प्राइस चार्ट है। पहले गौर से प्राइस एक्शन को देखें, आपको खुद ब खुद पता लगेगा कि वैल्यू जोन यहां पर कहां है, जहां पे लॉन्ग टर्म ईटीएफ इन्वेस्टमेंट के लिए आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। गौर से देखें कि जब भी ये करेक्शन करता है तो क्या करता है। जब बेयर मार्केट आता है तो ये एसएमए 144 पे सपोर्ट लेता है, यानी प्राइस को रिकवर करने के बाद जब ईएमए 55 ईएमए 21 के ऊपर में ट्रेड करने लगे तो इस जगह पे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बन सकती है, अगर बेयर मार्केट के बाद में रिकवरी हो रही है। और अगर
मार्केट एक नॉर्मल करेक्शन कर रहा है, जो मार्केट में होता है। करेक्शन की डेफिनेशन आप सभी जानते हैं कि जब मार्केट अपने पीक से 10% या उससे अधिक करेक्ट होता है तो उसे करेक्शन बोलते हैं। जैसे यहां हुआ तो इसने EMA 21 पे सपोर्ट लिया, EMA 21 पे सपोर्ट लिया, यहां पे EMA 21 पे सपोर्ट लिया, और अगेन ये रिसेंट टाइम में EMA 21 पे सपोर्ट लेके इसने वन वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, यहां पर बुलिश पियर्सिंग कैंडल बना। तो इस तरह से कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बने EMA 21 पे सपोर्ट लेके, तो वो एक वैल्यू जोन बाइंग के कैटेगरी में आएगा। अब यहाँ पे गौर से देखिए कि प्राइस यहां से रिजेक्ट हो रही है, क्योंकि पहले भी इस लेवल से प्राइस रिजेक्ट हुई है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। यहां भी प्राइस ने एक मासिव इंपल्सिव वेव के बाद में एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, जो कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। अगर इसको समझना है कि ये करेक्शन हो क्यों रहा है, फिबोनाची एक्सपेंशन टूल का इस्तेमाल करता हूं और इसे मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं, तो आप देखिए कर क्या रहा है ये। इस इंपल्सिव वेव का जो वेल डिफाइंड इंपल्सिव वेव है, इसका 161.8% एक्सपेंशन का लेवल अचीव करने के बाद इसमें रिजेक्शन देखा जा रहा है। यानी अगर ये 17,500 के ऊपर में ट्रेड होने लगा तो अपसाइड मोमेंटम डेवलप हो जाएगा। तो ये हमें जब प्राइस एक्शन के अनुसार ये पता लग जाए कि करेक्शन का कारण क्या है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पता लग जाए, तो प्राइस एक्शन रिदमिक माना जाता है। अब यहां पे ध्यान से देखिए कुछ ट्रेंड लाइन को। ये ट्रेंड लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रही थी। यहां देखिए प्राइस का मल्टीपल रिजेक्शन है, बाद में ये सपोर्ट बन गया, सपोर्ट बन गया, सपोर्ट बन गया। तो ये जून 2014 से ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रही थी, और यहां पर ब्रेकआउट होने के बाद ऑब्वियसली अब सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। तो ये बाउंस बैक जो है सिग्निफिकेंट है। साथ में देखिए यहां सपोर्ट है, यहां सपोर्ट है, यहां सपोर्ट है। तो यहां दो ट्रेंड लाइन का कॉन्फ्लुएंस है, और साथ में कॉन्फ्लुएंस क्या है, EMA 21 का। तो ये ऑब्वियसली एक वैल्यू जोन से बाउंस बैक होता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम मोमेंटम इंडिकेटर को देखें तो इस करेक्शन को इस लेवल से इस लेवल को कंपेयर कीजिए तो आपको RSI के ऊपर में MDRP नजर आएगा, वहीं MACD के ऊपर में क्लियरली डिमिनिशिंग डाउनसाइड मोमेंटम देख सकते हैं। हिस्टोग्राम की साइज छोटी होती चली जा रही है। अब जब हम वीकली चार्ट में निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स को देखते हैं, ये रेजिस्टेंस था जिसका यहां ब्रेकआउट हुआ बट सस्टेन नहीं कर पाया, प्राइस गिर गई, और सपोर्ट लेके यहां पर एक मॉर्निंग स्टार बना। अब प्राइस EMA 21 EMA 55 के ऊपर में ट्रेड हो रही है। तो यहां पे मल्टीपल सपोर्ट है। EMA 21 EMA 55 अपने आप में एक सपोर्ट के रूप में काम करेगी। मैं आपको एक और ट्रेंड लाइन खींच के दिखाता हूं जिससे प्राइस एक्शन को समझने में आपको मदद मिलेगी। ये देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। क्यों इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है? प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट है और इसका ब्रेकडाउन होने के बाद यहां पर एक रेजिस्टेंस के रूप में काम किया। शायद आपको बेरिश कैंडल नहीं दिख रही होगी, इसलिए वो रेजिस्टेंस समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इस कैंडल को देखिए, गैप डाउन ओपनिंग के बाद में इसमें बाइंग आई है। इसका मतलब गैप डाउन ओपनिंग का मतलब क्या होता है कि बेयर्स ने भरपूर कोशिश की प्राइस को नीचे लाने में, बट वो सफल नहीं हो पाए और प्राइस में ब्रेकआउट देखा गया और अल्टीमेटली प्राइस अपसाइड मूव दर्शा रही है। अब हमें केवल एक फॉलो थ्रू चाहिए। पिछले वीक की कैंडल का जो हाई है 17,686.3, इसके ऊपर जब फॉलो थ्रू होगा तो यहां पे क्या पैटर्न बनेगा? ये आप हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए, ये कप एंड हैंडल बनेगा, अपसाइड मोमेंटम डेवलप हो जाएगा। अब जब हम डेली प्राइस चार्ट में देखते हैं तो ट्रेंड इसका चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। EMA 21 ने EMA 55 को क्रॉसओवर कर लिया है और EMA 55 ने SMA 200 और SMA 233 को क्रॉसओवर कर लिया है, और SMA 144 का स्लोप आप ध्यान से देखिए इंक्लाइनिंग अप होता हुआ नजर आ रहा है। साथ में अगर मैं काउंटर ट्रेंड लाइन खींचूं तो आपको और प्राइस एक्शन क्लियर होगा। यहां पर आप देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस था, प्राइस ने कंसोलिडेट किया, ये ब्रेकआउट हुआ। अब यहां पर एग्जॉशन देखा जा रहा है, और लेकिन EMA 21 और SMA
144 का सपोर्ट है और ऐसे में 144 करीब 16,800 पर है, जो एक सपोर्ट के रूप में काम करने की संभावना है। तो यहाँ EMA 21, SMA 144 और ये काउंटर ट्रेंड लाइन जो पहले रेजिस्टेंस थी वो सपोर्ट के रूप में काम करने की संभावना नजर आ रही है। अब जब हम निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को मंथली चार्ट में देखते हैं तो यहां भी देखिए 2018 से ये ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट कर रही थी। यहां पे जब ब्रेकआउट हुआ तो सपोर्ट के रूप में काम करने लगी और वहीं से बाउंस बैक हुआ है और पिछले महीने की कैंडल क्लियर कट वन वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न है। और ये रेजिस्टेंस क्यों मिल रहा है, यहां पर देखिए प्राइस का सपोर्ट था और ये कैंडल यहां पे ब्रेकडाउन कैंडल थी। तो ये जोन जो है जैसे ही कोई कैंडल 17,145 के ऊपर में क्लोज हो जाएगी और उस कैंडल के हाई का फॉलो थ्रू होगा तो यहां भी अपसाइड मोमेंटम डेवलप होने के चांस है। यहां देखिए प्राइस का सपोर्ट है, वहीं से बाउंस बैक नजर आ रहा है। सिमिलरली अगर RSI को देखें, इन दो लेवल को कंपेयर करें तो यहां पर भी आपको MDRP नजर आएगा और डिमिनिशिंग मोमेंटम डाउनसाइड का हम MACD इंडिकेटर पर देख सकते हैं। अब जब हम वीकली प्राइस चार्ट में देखते हैं तो ये रेजिस्टेंस के पास में करंट वीक की कैंडल एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद में इसमें सेलिंग आया है। अभी तो वीक समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए कहना मुश्किल है कि फाइनली ये कैंडल बनेगी कैसी। बट फिलहाल जो कैंडल अभी क्लोज हुई है वो एक वन ब्लैक क्रो कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसका मतलब कमजोरी तो है। और ये कमजोरी क्यों है, अगर यहां पर आप ट्रेंड लाइन खींचे तो देखिए रेजिस्टेंस के पास था, प्राइस का रिजेक्शन, ये मल्टीपल रिजेक्शन है। लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए करेक्शन के बाद इसका अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर ये लेफ्ट शोल्डर है, हेड है, राइट शोल्डर है, तो एक मेजर अपसाइड मूव की पॉसिबिलिटी और मोमेंटम की पॉसिबिलिटी बन सकती है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में। जब हम डेली प्राइस चार्ट में इस इंडेक्स को देखते हैं तो कई सपोर्ट नजर आ रहे हैं। यस, आज का प्राइस एक्शन कमजोर है क्योंकि 3% की गिरावट है। इसके पहले यहां पर इवनिंग स्टार बना, वो भी कहां बना, रेजिस्टेंस के पास में। 0 to 0 में यही तो सिखाया गया है और उसके बाद फॉलो थ्रू हो गया। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पे गौर से देखिए SMA 200, SMA 144, SMA 233, EMA 21, इतने सारे सपोर्ट यहां पर नजर आ रहे हैं। और अगर उसके बाद भी ब्रेकडाउन हुआ और डीपर करेक्शन हुआ तो यहां पर एक गैप है जो अपने आप में सपोर्ट के रूप में काम करने की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। अगर हम रिट्रेसमेंट एनालिसिस से इसे फर्दर कॉन्फ्लुएंस ढूंढने की कोशिश करें तो यह प्रायर इंपल्सिव वेव कि हम रिट्रेसमेंट एनालिसिस करते हैं तो 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल का आ रहा है, 16,150 के आसपास में आ रहा है। वहां पे क्या आपको नजर आ रहा है, SMA 144 और EMA 55 नजर आ रहा है। तो शायद जो 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल है, जो कि एक डेरिवेटिव भी है गोल्डन रेशियो का, with multiple confluence of SMA 144 and EMA 55 can act as a dynamic support in Nifty Small Cap Index। तो दोस्तों चार्ट से एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब ब्लाइंडली एनीवेयर इन्वेस्ट करना नहीं होता है। हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन हमने वैल्यू जोन्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। कई इन्वेस्टर्स एक्साइटमेंट जोन में एंट्री करते हैं। जब मार्केट ऑलरेडी वर्टिकल रैली कर चुका है, प्राइस का पीछा करते हैं। कहा जाता है नेवर चेज दी मार्केट। लेकिन डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर्स जनरली पेशेंस रखते हैं। वो हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट डिमांड एरियाज, सपोर्ट जोन्स और मीन रिवर्जन अपॉर्चुनिटीज ऑब्जर्व करते रहते हैं। ETF इन्वेस्टिंग में भी ये अप्रोच काफी यूजफुल होती है, पर्टिकुलरली मिड कैप और स्मॉल कैप ETFs में, क्योंकि ये सेगमेंट्स वोलेटिलिटी की वजह से बेटर अक्यूमुलेशन अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं ड्यूरिंग करेक्शंस। एक प्रैक्टिकल अप्रोच क्या हो सकती है, पिरामिड इन्वेस्टिंग। फॉर एग्जांपल, आप एक स्मॉल एलोकेशन से स्टार्ट कर सकते हैं वैल्यू जोन के आसपास में। अगर डीपर करेक्शन या मीन रिवर्जन आता है तो ग्रेजुअली क्वांटिटीज को ऐड किया जा सकता है। इससे इमोशनल प्रेशर भी कम होता है और रिस्क मैनेजमेंट इंप्लीमेंट करना कंपैरेटिवली इजियर हो जाता है। ये सारी चीजें 0 to 0 के ट्यूटोरियल सीरीज में सिखाई गई हैं। लेकिन याद रखिए,
पिरामिड इन्वेस्टिंग का मतलब ब्लाइंडली एवरेजिंग नहीं होता है। स्ट्रक्चर को समझना इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड समझना इंपॉर्टेंट है और प्रॉपर एलोकेशन प्लानिंग भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि जब मूड में आया पिरामिडिंग कर ली और क्वांटिटीज को बाई कर लिया, या गिरते मार्केट में जिसे फॉलिंग नाइट बोलते हैं वहां पे एवरेज करने लगे। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, जिन लोगों ने हमारा फ्री जीरो टू हीरो का कोर्स कंप्लीट किया है और चार्ट्स में प्रैक्टिस की है, उनको ये कॉन्सेप्ट्स और क्लियरली समझ में आएंगे। दोस्तों, मार्केट करेक्शंस अनकंफर्टेबल तो जरूर होते हैं, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर को समझने वाले इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स उन्हें लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह भी देखते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का रियल पर्पस पैनिक क्रिएट करना नहीं है, बल्कि रिस्क को अंडरस्टैंड करना होता है। आज के करेक्शन ने एक बार फिर रिमाइंड कर दिया कि प्राइस एक्शन, सप्लाई जोन्स और डिमांड एरिया कितने इंपॉर्टेंट होते हैं डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग के लिए। अगर आपको आज का एजुकेशनल डीप डाइव यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में जरूर बताइए क्या आप ETF इन्वेस्टिंग करते हैं, और सीखते रहिए जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट के माध्यम से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक डिसिप्लिन बनाए रखिए। जय हिंद।